आम और लीची वगैरह, अमरूद वगैरह ऐसे पौधे जो हैं वो वनों में रोपे जाएं और उनका ध्यान रखा जाए ताकि बंदर वहीं तक सीमित हो जाएं। जी जी। नसबंदी भी सरकार ने की, बंदरों की नसबंदी भी की। ऐसे ऐसे सुझाव किए, बहुत से मुद्दे उठाए और इसमें कार्यकर्ता का अपना एक विशेष इंटरेस्ट होता है। जैसे आपका इंटरेस्ट है, आपका किस तरफ रुझान है, इस तरह हमारा एक सोसाइटी का सर एक रजिस्टर किया हमने, एक सोसाइटी। जी जी। तो अभी अभी रजिस्टर हुई हमारी एक सोसाइटी हिमाचल प्रदेश सरकार के विभाग, सोसाइटी कोऑपरेटिव विभाग से रजिस्टर हुई है, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। अब उससे हमें कुछ ना कुछ सुविधाएं अवश्य मिलेंगी। जब हम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड रिफॉर्म में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसकी सुविधा के बारे में हमारे से बातचीत करते हैं, हमारे हमारे को अहमियत देते हैं कि ठीक है, आप एक रजिस्टर्ड संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई सुविधा होगी तो आपको हम अवश्य को प्रदान करेंगे, जिसमें कि आपके कोई ये पंपलेट्स वगैरह हैं, आरटीआई से जुड़े हुए हैं, किसी दूसरी स्कीम से जुड़े हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता तक पहुंचाए जा सकते हैं, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके थ्रू पहुंचाए जाएंगे। ऐसे जी ऐसे जी। उन्होंने रखा है कि हमारे पास कोई प्रावधान आएगा, पैसा आएगा तो हम आपको इसका देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप लगातार इसमें जुड़े हैं। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ इतना अवश्य कहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए। ये प्रोग्राम आपके माननीय जो सूचना अधिकार के हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बहुत सुविधा मिल रही है। साथ में हमारे राहुल सिंह जी जो कमिश्नर साहब हैं, उनका बहुत योगदान आपके मध्य प्रदेश की जनता को भी है, आपके संगठन को भी है और कार्यकर्ताओं को तो उसका लाभ मिल ही रहा है, जो विशेष रुचि लेते हैं, अपने दफ्तर के समय में भी लेते हैं और साथ में हमारे साथ, आपके साथ जो आपके प्रोग्राम्स हैं उसमें मीटिंग्स में भी बहुत अच्छा हो, मतलब आपको सुविधा देने की कोशिश करते हैं, आपको पूरी मतलब चेष्टा करते हैं कि आपको, आपके कार्यकर्ताओं को, हमें हम लोगों को थ्रू आउट कंट्री जो लोग हैं, शैलेश गांधी जी हैं, दूसरे हैं आपके जाने पहचाने उधर के कमिश्नर साहबान, जो कि पूरी हमारी मदद करते हैं, कार्यकर्ताओं को एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि सूचना का अधिकार जो है इसका अधिक से अधिक लोग फायदा उठा सकें। तो हमारी आपसे यही बेनती है महोदय कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। उन्होंने बहुत अच्छा बताया और आपकी आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शिवानंद जी। हाँ मिश्रा जी, मैं क्षमा चाहूंगा, एक कॉल आ गया था और आप जानते हैं आजकल नेटवर्क और कॉलिंग दोनों एक साथ रहती है तो इंटरप्ट हो जाता है। तो जी सादा मैंने बिल्कुल सादर प्रणाम आप सभी को, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस मीटिंग में। और अभी हम गुलेरिया जी को सुन रहे थे और बहुत अच्छा उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है और बहुत ही एक तरह से अनुभवी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पे उनके सजेशंस का अपन लोग उसका पूरा ध्यान रखते हुए आगे हम इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और निश्चित तौर पे आप सबके सजेशंस की ऐसे ही आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो मिश्रा जी, अभी अपन मीटिंग प्रारंभ तो कर ही चुके हैं और हमारा अभी ये कहना है कि अब आप कार्यक्रम में लोगों के जो भी प्रश्न है उसका अब आप जवाब दें। हमारे बीच में इस समय ज़्यादा तो लोग नहीं हैं, जितने भी हैं हमें लगता है जुड़ेंगे टाइम लग रहा है। तो रज्जन सिंह हैं, बिल्कुल सक्सेना जी हैं और अंसारी जी अभी शुरू में ही जुड़े थे। राम लल्लू प्रजापति कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। बासिम अंसारी जी झारखंड से हैं। सक्सेना जी ने भी अपना वीडियो जी। चालू कर लिया है। सक्सेना जी स्वागत है, बताएं कुछ यदि आपकी बातें हैं तो।
जी हाँ, जरूर जरूर, मैं धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं धारा 2J1 के तहत में मेरी 2-3 आरटीआईओं पे मैंने वर्क किया था। इसमें अभी जो मेरे नया अभी प्रकरण चल रहा है, इसके अंदर मैंने एक निरीक्षण मांगा था, जिसके अंदर नगर निगम के द्वारा जो कार्य करवाए जाते हैं, जो होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर ब्रीफ में बताऊंगा तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे को कहाँ पे उलझाते हैं अधिकारी। तो मैंने इनको क्या करा था कि एक आरटीआई लगाई कि भाई आप लोगों ने ये कार्य करवाया है, इसके बारे में मुझे निरीक्षण करवाएं कि आपने किस जगह पे ये कार्य करवाया है और कितना काम था और कौन कौन सा काम था। इस पे जब आरटीआई मैंने लगाई तो उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया था। तो मैंने इसकी प्रथम अपील करी। तो यहाँ पे मेयर थे उस टाइम पे, जिन्होंने प्रथम अपील सुनवाई करी, उन्होंने इस पे ऑर्डर करा कि बोले भाई निरीक्षण इसको करवा दिया जाए। जब इस बीच में क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में मेरे को निरीक्षण नहीं करवाया गया। मैंने एक रिमाइंडर डाला लॉकडाउन खुलने के बाद में, तो उसके अंदर मुझे एक डेट दी गई कि भाई आप इतनी तारीख को आकर के और 4 बजे आप निरीक्षण करने आ जाएं। तो यहाँ पे क्या किया गया मेरे साथ में कि जब मैं निरीक्षण करने अपने मोहल्ले के साथ में, क्योंकि मेरे को पता था कि ये अधिकारी मेरे साथ में कुछ गलत करेंगे, क्योंकि मुझे अंदर से खबर ही आ गई थी कि आपको ये निरीक्षण नहीं करवाएंगे क्योंकि काम नहीं हुआ, और ये मुझे भी पता था। तो मैंने अपनी कॉलोनी को इकट्ठा किया था यहाँ पे। मतलब मैंने महत्वपूर्ण काम किया गया था कि मेरी कॉलोनी के कुछ लोगों को इकट्ठा करा, और यहाँ पे इकट्ठा करके उस टाइम पे हम वेट करते रहे। मतलब 4 बजे का टाइम था, तो हम 3:30 पौने 4 बजे मौके पे पहुंच करके सारे जने इकट्ठे कर रहे हो गए। मेरे साथ में क्या होता है कि वहां से एक मैसेज आता है कि भाई हम लोग अभी निरीक्षण के लिए ना वहाँ पे अधिकारी पहुंच जाएंगे। नहीं आए, पौने 4 बज गए। इसके बाद में कोई निरीक्षण करवाने नहीं आया। मैंने दूसरे दिन ही एक लेटर उपायुक्त को लिखा कि भाई मेरे को यहाँ पे टाइम दिया गया था और निरीक्षण करवाने नहीं आया। इसमें क्या हुआ मेरे साथ में शिवानंद जी की, इन लोगों ने चोरी ये कर रखी थी कि यहाँ पे काम तो करवाया ही नहीं है, और इन्होंने झूठी पेपर्स बना दिए थे। तो मैंने मतलब निरीक्षण से पहले क्या करा था कि इनसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग लिए थे कि वर्क ऑर्डर होता है इनका, जो मेजरमेंट बुक होती है इनकी, गए थे। मैंने निरीक्षण बाद में मांगा था, डॉक्यूमेंट्स पहले ले लिए थे। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था, नहीं तो ये मेरे को डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देते। अभी हालत ये है कि ये मेरे को झूठा ठहरा रहे हैं कि ये लोग आए थे निरीक्षण करवाने और मैं उस जगह पे मौके पे अवेलेबल नहीं था। मतलब इन्होंने बाकायदा मेरे को लेटर लिख कर के दिए ये सारी चीजें। तो मैंने इसकी द्वितीय अपील आयुक्त महोदय वहां मैं अपने सूचना आयुक्त पे लगे। वहां अभी रिसेंटली मेरी एक बहस थी, तो उस बहस के अंदर दिक्कत ये आई मेरे को कि जब मैंने वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करे कि साहब मैंने इनको ये व्हाट्सएप पे मैसेज करा, स्क्रीनशॉट उनको फोटो कॉपी मैंने वहां पे सबमिट करा दिया उनको, लेटर सारे इशू कर मतलब दिखा दिए उनको कि भाई मैंने 2 दिन बाद ही इनको लेटर लिख दिया था कि भाई मैं निरीक्षण करने पहुंचा था, लेकिन आपके अधिकारी वहां पे नहीं आए। तो इस तरीके की इन लोगों ने क्या करा कि आज तक मेरे को वो निरीक्षण भी नहीं कराया, और ये मना करते हैं कि भाई निरीक्षण आम आदमी नहीं कर सकता। तो ये कंफ्यूजन एक हमारे सामने है कि भाई निरीक्षण उसमें एक्ट में हमारा लिखा हुआ है, नहीं हमारे सरकारी अधिकारी ये मांग रहे हैं कि भाई निरीक्षण करवाया है इनको। मतलब ये इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और इनके ऊपर हमारे को क्या करना चाहिए, ये मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये समस्या एक बड़ी समस्या है। ये निरीक्षण नहीं करवाते हैं, दस्तावेज के निरीक्षण करवा देंगे आपको, लेकिन कामों के निरीक्षण नहीं करवा रहे हैं। तो ये अभी बिल्कुल एक समस्या बनी हुई है। जी, तो आपने जैसे देखा कि निरीक्षण नहीं करवाएंगे वो, इसका कोई उनके पास वैधानिक मतलब वो नहीं है कि वो नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आरटीआई कानून के तहत हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हाँ, जी अधिकार जी के तहत है वो, कानून के तहत है, कानूनन हमारा अधिकार है निरीक्षण करने का 2J1 का। और आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने कुछ रीवा संभाग में इस तरह से कुछ इनिशिएशन हम लोगों ने लिए हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में अपने आप में एक अलग ही है, क्योंकि पहला निरीक्षण हमने कमिश्नर कार्यालय का किया था, वो भी आप लोग जुड़े रहे, उससे देखे हैं मीटिंग में। और 2J1 के तहत 17 पॉइंट्स मैनुअल अपन वो चीज़ों पे कंसंट्रेट किए हैं जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम ऐसी चीज़ों का निरीक्षण मांगे, इसीलिए शुरुआत ही हमने ऐसे बिंदुओं से की है
कि वो डिनाई ना करें, उनके पास डिनाई करने का आधार ना रहे। डिनाई करने का आधार उनके पास सिर्फ एक रहता है, वो कौन-सा है 81J, 81H, ये हाँ। सारी चीज़ें उनके पास रहती हैं। उसके जी। आधार पे वो डिनाई कर सकते हैं। लेकिन हमने इसीलिए वो पॉइंट उनसे माँगे हैं, जो धारा 4 है। धारा 4 मतलब उनका ऑब्लिगेशंस है। जी। ऑब्लिगेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, दे आर बाउंड टू फॉलो दैट एंड टू डू दैट, मतलब उनको करना ही है। तो अपन ने 17 पॉइंट्स मैनुअल उठाए और हमें इसके बारे में हमारे अनुभवी जो कार्यकर्ता हैं, श्री भास्कर प्रभु जी ने अच्छा मार्गदर्शन दिया था, वहीं से मुद्दे उठे थे। तो जब उठे तो हमें लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अपन जहाँ निरीक्षण से बहुत सारी व्यवस्थाएँ एक बार में ही सुधार सकते हैं, उतना दस्तावेज जी, कलेक्ट करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे इतना हमने देखा कि हम दस्तावेज कलेक्ट करते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं। अब हम इतना दस्तावेज कलेक्ट कर लिए, अब इतने दस्तावेज कलेक्ट करने का एक 1000 पन्ने हम उसको किसी को जाँच करने के लिए भी नहीं दे सकते, उसकी हम इतनी फ़ोटोकॉपी भी नहीं करवा सकते और हम उतना लेकर के कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। तो इस पे अपन थोड़ा-सा कम, हमने कहा कि अपन को तो व्यवस्थाओं को देखना है। तो हमें लगा जी, निरीक्षण एक बेहतर तरीका है। तो 17 पॉइंट मैनुअल से जो प्रारंभ किया हमने, वो जी, ऑब्लिगेटरी है उनके लिए, वो करेंगे। और हमने कमिश्नर कार्यालय का किया, फिर आपने देखा कि कलेक्टर कार्यालय और उससे संबद्ध विभागों में लगाया था, उसका कल ही फैसला आया है। फेसबुक लाइव में श्री राहुल सिंह सर ने उसका फैसला दिया हुआ है। फिर इस बीच आपने देखा कि किसानों की बढ़ती समस्या को लेकर के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण हमने किया था। हमारे बीच में श्री शिवेंद्र मिश्रा जी भी हैं, अधिवक्ता हमारे कॉलीग्स हैं, साथी हैं। तो आप भी थे उसमें। रीवा में हमने 2-3 जगह इस तरह से निरीक्षण किया, वो भी एक अपने आप में अलग ही था। तो कहीं हुँ, किसी ने मना नहीं किया और मना कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि वो मना करेंगे तो इस समय तो कम से कम मतलब उनको शामत आ जाएगी, क्योंकि राहुल सिंह सर बैठे हुए हैं तो तत्काल उनके ऊपर कार्यवाही कर देंगे। और ये तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, हमें भी स्ट्रगल करना होता है। यदि अच्छे सूचना आयुक्त नहीं होते, पब्लिक को सुनने वाले, इस तरह से पब्लिक ओपिनियन रखने वाले, तो परेशानी हमको लोगों को होती है। बट वी आर लकी इन दैट सेंस कि मतलब हमें उसका बहुत ही एडवांटेज मिल रहा है। और ठीक है, फिर हमें भी एक्टिव ही रहना पड़ेगा। हमें भी ऐसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा विभागों के समक्ष कि जैसे आपने किया, आपने रोड का कार्य का किया, वो एक जनरल था, मतलब एक पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ है, वो मैं जनहित का, मैं व्यापक जनहित का मामला है, तो उसको जी, मैं डिनाई नहीं एक कर सकते वो। जी, जी, मैं यहाँ पे एक जानकारी और दे दूँ कि मैंने भी जैसा आप बता रहे हैं, मैंने पूर्व के अंदर कई यहाँ पे निरीक्षण करे थे। दस्तावेजों के निरीक्षण हमारे को कार्यालय में बड़े आसानी से करा दिए जाते हैं। मैंने यहाँ रेलवे स्टेशन का भी एक निरीक्षण करा था। मैं और मेरे साथी थे जिन्होंने रेलवे स्टेशन के ऊपर जो सुविधाएं होती है, जन सुविधा है, इससे संबंधित निरीक्षण मांगा था। तो कहने का मतलब मेरे को है कि ये दस्तावेज का निरीक्षण हमारे को इजीली करा देते हैं और चीजों का निरीक्षण करा देते हैं ये। लेकिन यहाँ जब निर्माण के बारे में हम लोग इनसे जानकारियां लेते हैं तो मेरे को अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट ने निर्माण से संबंधित निरीक्षण नहीं करवाते हैं ये लोग। यहाँ दो चीजें हमारे निरीक्षण के अंदर जो धारा 2J1 के अंदर लिखी हुई है, एक तो सहकर्म काम भी है, दस्तावेज भी है, हम उसके निरीक्षण कर सकते हैं। तो वहां पे दस्तावेज और इनका तो निरीक्षण ये बड़े आसानी से करवा देते हैं ये लोग, लेकिन कामों का नहीं करवाते हैं ये। तो यहाँ दो दो चीजें अलग अलग आ रही हैं यहाँ पे जो सामने है। नहीं, आरटीआई कानून में आपने देखा है, बुक में आप पढ़ेंगे जहाँ पे निरीक्षण जी, का है, तो उसमें लिखा है दस्तावेजों, कार्यों का, है ना? जी, तो हाँ, कार्यों का और दस्तावेजों का आप किसी भी चीज़ का निरीक्षण कर सकते हैं, तो वो जी, उसको हाँ, डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल है। उन्होंने गलत किया है और आपने बहुत सही हाँ, किया है, उसको अपील आपने कर दी है, शिकायत कर दी है, वो आपने अच्छा किया है, वो आपका कानूनन अधिकार है। हाँ, अभी देखिए अब आपका आयोग इसमें क्या फैसला लेता है, आपके पक्ष में या जनता के पक्ष में लेता है, कब तक लेता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी आपने कोई मतलब बहुत अच्छा काम किया है और यही प्रक्रिया होगी इसकी। और निरीक्षण करने का हमारे पास बिल्कुल धन्यवाद। अधिकार है। और ऑफ़िशियल हम निरीक्षण कर रहे हैं, हम अनऑफ़िशियल नहीं कर रहे हैं। जैसे कल वाले में आपने देखा, कल वाली सुनवाई चल रही थी, जो हमारे पीआईओ थे, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री ए के झा जी, डिप्टी कलेक्टर, उन्होंने बताया कि ठीक है, उन्होंने लेटर इश्यू कर दिया था सभी विभाग प्रमुखों को और हमें भी उन्होंने बता दिया था मौखिक तौर पे कि आप आकर के निरीक्षण कर लें। ठीक है, आप आकर के निरीक्षण कर लें, आप मौखिक बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए वो बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। वो तो मैं रोज़ कलेक्ट्रेट जाऊँगा, क्योंकि अब काम ही ऐसा है कि अपन जुड़े हुए हैं, तो आना-जाना लगा रहता है। पर ऐसा थोड़ी, आप लेटर इश्यू करिए, आप व्यवस्था बनाइए, क्योंकि जिस दिन आप रहेंगे तो आपकी उपस्थिति में पंचनामा बनेगा, आरटीआई के तहत आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि हमारी उपस्थिति में, या लोक प्राधिकारी, जी, विहित लोक प्राधिकारी जो भी रहेगा, जिसको भी आप अपॉइंट करें, उसकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया, इन-इन चीज़ों का निरीक्षण किया गया, ये लोग सम्मिलित रहे और ये चीज़ें पाई गई, तो वो दस्तावेजीकरण होगा उसका, है ना? तो ये बातें हैं, तो उसको बिल्कुल विधिवत सर होता है, वो इसमें भाई एक जानकारी। मतलब हाँ, हुँ।
इसके अंदर एक मैंने और काम किया था। इन्होंने जब मेरे को ये लेटर इश्यू करा कि भाई हमारे अभियंता वहां पे गए थे और ये लोग थे, तो मैंने इनसे दस्तावेज मांगे कि सर आप लोग जो गए थे, एक तो उनके नाम पते मेरे को दे दें, और जिन वाहनों से वो लोग वहां पे गए थे उसके दस्तावेज दे दें और उसके ऑर्डर दे दें मेरे को। तो इन्होंने मेरे को मना कर दिया। हम लोग ये संधारित ही नहीं करते हैं, यानी कि अपन जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी अधिकारी, इनके पास में व्हीकल प्रोवाइड कराए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो हमने कहा कि भाई गाड़ी से तो गए होंगे ये लोग, इनकी लॉगबुक दे दो हमारे को कि ये कब गए थे कब गए थे। इन्होंने स्पष्ट मेरे को लिख करके मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे ये चीजें संधारित ही नहीं होती, जबकि धारा 4 के तहत इनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स संधारित करने होते हैं, क्योंकि इससे बिल दिया जाता है, उस गाड़ी वालों को पेमेंट किया जाता है, गाड़ी जो हायर करी जाती है, उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह। इन्होंने मेरे को सारी चीजों के लिए डिनाई कर दिया, मना कर दिया बिल्कुल कि ये चीजें हमारे होती ही नहीं है। इसकी भी मैंने अभी द्वितीय अपील लगा। गलत है जी हाँ, आप गलत है, वो दूसरी अपील कर दीजिए। इसमें शिकायत भी आप कर सकते हैं। और एक शैलेश गांधी सर का एक ऑर्डर है जो कि शेयर किया था, इस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं, स्कूल के इंस्पेक्शन के विषय में। जी तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त, अपन धारा 4 के 17 पॉइंट्स मैनुअल की बात करें जो ऑब्लिगेटरी है, तो जी बहुत सारी चीजें को उन्होंने फेवर में ऑर्डर दिया था, कंप्लेंट पे ही ऑर्डर दिया था, जो इनफैक्ट ऑब्लिगेटरी तो उनके लिए है धारा 4 के तहत। लेकिन मतलब ऐसे हो सकता है कि रजिस्टर का, उनके कामकाज का, लाइब्रेरी का और बहुत सारी चीजें थी, क्या कुछ है। और वीक में लास्ट डेज को उनको एक समय निर्धारित करना है कि वो पब्लिक के लिए ओपन रहेगा, मतलब सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर उधर 2 बजे से 4 बजे तक ये पब्लिक के लिए ओपन रहेगा, हर वीक में ओपन रहेगा, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। मतलब इंस्पेक्शन के अच्छा लिए ओपन रहेगा, मतलब वो बिल्कुल हाँ, ये व्यवस्थाएं दे दी थी। और बहुत अच्छा उनका ऑर्डर है, अभी ग्रुप में ही शेयर किया गया था, हमने भी शेयर किया था, आप पा जाएंगे उसको, या आप मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा उसका। जी। तो मतलब ऑलरेडी वैसे इसके सीआईसी का ऑर्डर शैलेश है। सर, हाँ शैलेश सर ने मेरे को कहा था, मैंने उनको मेल भी कर दिया था, अभी मेरे पास में वो मेल नहीं आया उनका। उन्होंने कहा था मुझे कि मैं मेल ठीक है, कर देंगे वो। खैर कोई नहीं है, मैं आपसे एक बार आपसे आप एक आपसे एक कह हाँ, मुझे आप मैसेज करिए, मेरा नंबर इसी पे है आपके। जरूर और आप लोगों के है जी मेरे पास सर। ठीक है, अब आप लोगों हाँ ओके, आप हमें कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। हमारे बीच में और भी बहुत सारे हमारे ठीक साथी है जुड़ चुके हैं, और आप लोग कृपया अपनी बातें रखें एक एक करके और डिस्कशन प्रारंभ करें। जयपाल सिंह जी, स्वागत है आपका। और सूरजगिरी जी, विकास जी, आप सभी लोग, किरण नारायण जी, प्रीतम जी, तो आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और बिल्कुल सुनिए ही नहीं, अपना बोलिए भी, क्योंकि आज जो हमारा ये डिस्कशन रहता है आपका थर्सडे का, तो इसमें अपन ओपन है, हर तरह के प्रश्न जो भी हैं जुड़े हुए, जो भी समस्याएं आ रही हैं। हाँ, अब तो लगभग सभी लोग जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। हाँ जयपाल सिंह जी। नमस्कार नमस्कार जयपाल सिंह जी। सर कल देखा, जो लाइव वीडियो देखा, जो मुख्य सूचना आयुक्त का श्री राहुल सिंह जी का, उससे जो मैंने तो देखा ही है, मुझे तो अनुभूति हुई है, लेकिन सभी लोगों को भी इससे मनोबल बढ़ा है कि इस प्रकार से कार्रवाई होती है, और हमारे जो अग्रणी रह करके जो कार्य किया जाता है उसका कहीं ना कहीं, लेकिन हमारी भी दुखद कुछ है कि यहाँ पे जो मुख्य सूचना आयुक्त ऐसा नहीं है, वो 3-3 4-4 साल पेंडेंसी पड़ी रहती है। और आपके यहाँ तो जैसे कल बताया था 2012 से लेकर 7-8 की भी थी, वो अभी मात्र 18, 19 और 20-21 की भी कार्रवाई चल रही है। अगर यहाँ पे भी ऐसा मुख्य सूचना आयुक्त तो मिले, लेकिन वो कब मिलेंगे, जब हम लोग अपील पे अपील और मुख्य सूचना आयुक्त की भी शिकायत करेंगे और बार बार अभ्यास प्रयास आपको करेंगे, तो आप लोगों को आप बिल्कुल, आप लोगों को जयपाल सिंह जी जो लीगल नोटिस का कॉन्सेप्ट बताया गया है, वो घर बैठे एक बेहतर व्यवस्था है। आजकल हर कोई कमाता धमाता है या जैसे भी है, तो थोड़ा पैसा अपना इकट्ठा करके एक जनहित का वकील ले ले और ये व्यवस्था कर दे, तो इसका भी एक प्रेशर पड़ेगा, मुझे लगता है। यदि ये डर लगता है लोगों को कि ठीक है हमारे साथ बहुत लोग नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ में तो बहुत बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, 400-500 इकट्ठा नहीं हो सकते हैं जा करके कहीं, तालाबंदी नहीं कर सकते हैं, है ना, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप 10 लोग ही मिल करके ये काम तो कर सकते हैं ना, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और मीडिया का सहारा लेकर के, हाँ मीडिया का सहारा लेकर के इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक करवाएं, इसको पब्लिश करवाएं, बताएं लोगों को, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमने आपको बताया कि ये
गुड गवर्नेंस का बेहतर एग्जाम्पल है जो इस समय हमारे रीवा संभाग में चल रहा है। केवल सूचना आयोग का कोऑर्डिनेशन आम जनता के साथ में या एक्टिविस्ट या जो भी आरटीआई यूजर्स हैं उनके साथ में जो कोऑर्डिनेशन है एक, वो बेहतर उदाहरण है। इसमें नो डाउट, मतलब जो वर्तमान में चल रहा है इससे बेहतर क्या हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में, बताइए। तो ऐसी ऐसी चीजें और लोग मतलब करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य लगे ये हम जो है हम प्रयास कर रहे हैं, 1 और 1 11 होते और हम उसी को एक और बढ़ा के 111 करना चाहते हैं। 1 और 1 11 और 111। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम कैसे सक्सेस होंगे? तो हम सभी लोगों को संगठित होकर के जैसे भी हो, आपको जो प्रयास कर रहे हैं उसको भी हम पूरे प्रदेश में भी लागू कर सकते हैं। तो मनोबल वाला देखे, राहुल सिंह जी भी निर्णय ले रहे हैं, हमारा क्यों नहीं, हम भी आग्रह करेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे हमने एक आरटीआई लगाई, शिवेन जी भी हमारे साथी यहाँ पर हैं। जैसे आरटीआई हमने लगाई है, इसी तरह से आरटीआई आप निरीक्षण की, सैंपलिंग की आरटीआई का फॉर्मेट भी हम आपको भेज देते हैं। आप लोग हर एक अपने जिले में, ब्लॉक में इस तरह से आरटीआई लगाइए ज्यादा से ज्यादा। आपके सूचना आयुक्तों के पास, हम कहते हैं जवाब नहीं देंगे, सूचना आयुक्तों के पास शिकायत और अपील जाएगी, तो अपील जाती है तो उनको बोलिए हम एक फॉर्मेट आपको और भी देंगे। इसको ऑब्लिगेटरी है, जो इनका ऑब्लिगेटरी है कि धारा 4 के 17 पॉइंट मैनुअल इनको अप्लाई करने हैं। इसके लिए आप लोगों को आरटीआई भी लगाने की जरूरत नहीं है। हमने इसका एक निष्कर्ष निकाला है। इसमें आप लोग सीधे अपने अपने राज्य सूचना आयुक्त जो भी हैं उनको एक कंप्लेंट करेंगे और कंप्लेंट में ये कहेंगे कि आज 16 वर्ष हुआ है, तो 2 चीजें उनसे पूछिए। तो ये पूछिए कि क्या आप धारा 19(8)(A)(6) के तहत जो 41B के जो मैनुअल्स होते हैं उनकी वार्षिक रिपोर्ट, मतलब धारा 4 41B के जो मैनुअल्स होते हैं उनकी आप वार्षिक रिपोर्ट क्या मंगवाते हैं? यदि वो मंगवाते हैं तो बताएंगे। और दूसरी बात, आप ये बताएं कि हम गए और कार्यालय में ये चीज हमें हमारे जिला कार्यालय में, जिला कलेक्टर कार्यालय या कमिश्नर जो भी कार्यालय है, यहाँ पे हमें 17 पॉइंट्स मैनुअल देखने को नहीं मिले और ये ऑब्लिगेटरी है, तो ये क्यों नहीं मिले? आज 16 साल हो गए हैं, तो इसकी व्यवस्था आप सुनिश्चित करवाइए। और आप हर जिले ब्लॉक में इस तरह से एक कंप्लेन आप लोगों को करिए। हम एक फॉर्मेट आपको इसकी भेजते हैं। तो इसमें ठीक है, हम कहते हैं कि अब आपके उस क्षेत्र के सूचना आयुक्त इस विषय में यदि इतने एक्टिव नहीं है, फिर भी प्रेशर तो पड़ेगा ना कि आपके जिले में यदि 10 ब्लॉक है, या हम कहते हैं कि हर ग्राम पंचायत से ही एक इस तरह से पत्र जाता है, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको समझ में आएगा कि हाँ ये भी करने की चीज है, इसको करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल पड़ेगा। ये अभियान के रूप में होना चाहिए सभी रूप से, पूरे मध्य प्रदेश से ऐसा अभियान के रूप में होना चाहिए। ये तो लोग नेतागिरी करते हैं, हम क्यों ना जन जागृति करने के लिए ऐसा एक अभियान चलाए। प्रत्येक जितनी भी ग्राम पंचायत हो, यथासंभव प्रत्येक ग्राम पंचायत हो सकता है तो वहां से भी प्रत्येक ब्लॉक से, जिले से करे तो एक अभियान के रूप में सब बाढ़ सी आ जाएगी तो लोग स्वतः ही कार्य करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिश्रा जी अपने विचार कुछ रखें इस विषय में और जो भी है। बिल्कुल संत जी, इस समय तो हम परसों से मन बड़ा व्यथित है जो हमने घटना देखी अपने यहाँ रीवा जिले में, जो रोड एक्सीडेंट की, और इससे जो हमारा वो हुआ ये है कि इस समय सबसे ज्यादा आरटीओ डिपार्टमेंट में फोकस करने लायक है। हम देख रहे हैं कि ये विभाग पूरी तरह आपने उठाया है जी। मतलब इस ऐसी घटना को देख के लगता है कि वो हम लोग ये ना माने कि वो किसी दूसरे घर के हैं, वो सब हम आप सबके घर के हैं, हम सबके परिवार हैं। और इतनी बड़ी घटना घटी और सिर्फ प्रशासनिक उपेक्षा और अधिकारियों की लापरवाही के कारण। सोचिए कि जिसमें 35 सीटर 32 सीटर की गाड़ी है और 60-65 लोग, यानी उस बस को यदि किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए, मेन रोड में खड़ा कर दिया जाए और कहे कि पूरे सवारी जल्दी से उतरो, तो उनको 1 घंटे उतरने में लगेगा। यानी ऐसे ठूस के भरे हैं जैसे भेड़ बकरियों को, कभी कभी पेपर में आता है कि एक ट्रक बकरी पाई गई है ना, और भेड़ बकरियों की तरह भर के ले जाते हैं, क्योंकि किसी की उसमें नजर नहीं पड़ती है। और हर जिले में परिवहन कार्यालय है और जहां पर वो सिर्फ वसूली करते हैं, वसूली के अलावा उनको कोई काम नहीं है। ना तो इधर पुलिस का ध्यान है, ना तो नेताओं का ध्यान है, ना तो किसी का। तो हम तो सब ग्रुप में ये कहना चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान दें कि आरटीओ डिपार्टमेंट में इस समय आरटीआई लगाने की जरूरत है और उसके निरीक्षण करने की जरूरत है कि उसके द्वारा क्या कभी इस चीज की जानकारी ली जाती है
हमने तो सुना है कि बसों में चेचिस बढ़वा करके लोग सीट बढ़वाए हुए हैं, यानी 32 सीटर की यदि बस है जो आरटीओ पासिंग है उसमें 40-40 सीट बनी हुई है और लोग बैठते हैं। तो भ्रष्टाचार तो इस कदर पर है कि सिर्फ कमीशन का खेल है और यहाँ कोई कहने वाला नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। सस्पेंड होने मात्र से, जैसे हमने देखा कि अभी जब घटना घटित होती है, इसके पहले गोविंदगढ़ में भी ऐसी घटना घटित हुई थी, तो सिर्फ एक प्रशासनिक पत्र जारी होता है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। हम अपने यहाँ देखते हैं रीवा जिले में कि आरटीओ के सामने से ही एक ऑटो में कम से कम 30 लोग 40 लोग बैठ के जाते हैं, 20 लोग 15 लोग, सिटी की ये हाल है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग इस समय अपने अपने क्षेत्र में इस चीज के लिए जरूर मुहिम चलाएं कि ये जो ओवरलोडिंग है जिससे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इससे पे रोक लगे। और बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, बताएं। बिल्कुल मिश्रा जी, हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, हम पूरी तरह से आपसे सहमत हैं। आरटीओ पे फोकस किया जाना चाहिए और जो मुद्दे आपने उठाए हैं बहुत ही उचित मुद्दे हैं, ये समस्त जानकारी ली जानी चाहिए और इसमें बहुत अच्छा रहेगा हमारे ख्याल से निरीक्षण की आरटीआई यदि आरटीओ में लगाया जाए। एक ये अपने दो आवेदन के बारे में बात करना चाहूंगा। इसमें पहला एक आवेदन और है, इसके अंदर एक निरीक्षण था मेरा जलदाय विभाग का। जलदाय विभाग के अंदर क्या हुआ था कि ये जो पाइपलाइन डाली जाती है इसकी, ठीक है ना, इसको अलग अलग डाली जाती है, मतलब अपने को लिंक लाइन अपने घरों तक आती है वो अलग डाली जाती है, मेन लाइन अलग डाली जाती है। तो यहाँ जो पानी के पीने के लिए पाइपलाइन डाली जा रही थी, इसका मैंने एक निरीक्षण मांगा। तो निरीक्षण मेरे को नहीं करवा रहे थे। फिर उसके बाद में प्रथम अपील की गई तो एडिशनल चीफ द्वारा मेरे को आदेश दिए गए कि भाई इनको निरीक्षण करवाएं। आप ये देखेंगे एक्शन महोदय जब यहाँ पे निरीक्षण करवाने आए थे, तो निरीक्षण जब करवाने आए तो वो अपने साथ में 2-3 अधिकारी लेके आए और उन्होंने मेरे को केवल एक जगह निरीक्षण करवा करके और वो चले गए। 3 जगह के पॉइंट मांगे थे। मैंने कहा मेरे को इस पानी की पाइपलाइन डेप्थ देखनी है, मतलब मैंने वो पहली, क्योंकि वो एक्चुअल के अंदर 18 इंच की डली हुई थी वो पाइपलाइन, तो वो गलत भी नहीं, और उसको कितना नीचे डालना चाहिए था भाई? वैसे अलग अलग होता है, मिनिमम मतलब 1.5 मीटर का होता है, लेकिन 1.5 मीटर ये लोग नहीं डाल पाते हैं क्योंकि हार्ड रॉक आ जाती है, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है वो। लेकिन तो क्या होता है कि जो रोड होती है अपनी रोड जो होती है, ठीक है ना, उसकी जो मोटाई यानी कि उसको अगर अपन 8 इंच 12 इंच करीब निकाल दें तो उसके नीचे करीब 1.5 फीट तो कम से कम होनी चाहिए इनकी, लेकिन वो नहीं थी, वो टोटल 18 इंच पे थी। तो वो अधिकारी वहां पे, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने सारी करी थी उसकी लाइव, उन्होंने वो वहां से भाग गए, मतलब तो जी तो आपने उसकी धारा 18 की शिकायत कर दी? नहीं, मेरे क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन था, अपील चल रही है उसमें, तो मेरे को मना कर दिया गया था कि अगर आप शिकायत करोगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि आप अपील में जा चुके हो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सक्सेना जी, आप शिकायत के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए अपील से तो जानकारी। हेलो सर, आवाज वीडियो रुक गया है, आवाज। हेलो 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 मिश्रा जी का साथ कोई कॉल आ गया होगा, नेटवर्क भी हो नहीं, गया। आवाज कटती है सर, आवाज कटती है, मेरे को आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है मेरे को, वीडियो भी देख रहा हूं। एक कॉल आ गया था, आप उसके लिए धारा 18 की शिकायत करिए कि ये निरीक्षण कराने के लिए गए हमारे सब। आवाज कट रही है सर आपकी। हाँ मिश्रा जी का कहीं नेटवर्क की इशू है, कोई ना कोई कॉल आ गया होगा इसी तरह से। तो इसमें देवेंद्र जी हाँ देवेंद्र जी, इसमें वही तरीका है कि आप देखिए धारा 18 और धारा 19 दोनों बिल्कुल उनका कोई वो नहीं है। शिकायत आप तब करते हैं
यदि आप आरटीआई आवेदन लेकर के गए, आपका आरटीआई आवेदन वापस कर दिया गया, उस स्थिति में आप शिकायत करते हैं। आपको फीस से संबंधित कोई समस्या किसी ने पैदा कर दी कि एक विशेष फॉर्मेट में ही आपको फीस पे करनी है और आपको वहाँ पे व्यथित हुए, आपको लगा कि लोक सूचना अधिकारी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट से आपने भेजा, स्पीड पोस्ट आपका वापस कर दिया गया, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। कोई ऐसी जानकारी आपको दे दी गई कि आपने आरटीआई लगाया आज और 4 दिन में ही कोई आपको ऐसी जानकारी दे दी गई जो भ्रामक है, जो आपको पता है कि कंट्राडिक्टरी है, या जो आपके पास दस्तावेज थे उससे अलग है, या इस तरह से कोई आपको मतलब गुमराह किया गया, उसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं। और फिर आप मान लीजिए आरटीआई के बाद प्रथम अपील पे गए, प्रथम अपील में भी यदि यही प्रक्रिया हो गई, आपको वो आवेदन नहीं लिया गया, गुमराह किया गया, फीस को लेकर के इशू बन गया, ज़्यादा फीस ले ली गई, ₹2 के स्थान पे ₹10 प्रति पेज बोल दिया गया, तो जो भी है उसमें आप शिकायत हमेशा कर सकते हैं, हर स्टेज पे आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत का एक अपना अलग वो है। हाँ, ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में शिकायत पर जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, ऐसा करके एक उनका आदेश आया था, तो वो एक चर्चा का विषय कई बार रहा है। तो ठीक है, तो आप जुर्माने की मांग करिए, बाकी इसमें जानकारी के लिए तो आप 19 से 19 की आप अपील तो करेंगे ही, प्रथम और द्वितीय अपील। वो अपील जब मेरी जा चुकी है तो मेरे को मना किया गया था कि बोले यार आप अपील कर चुके हो ना, तो आप शिकायत मत करना है। आपको सूचना आयुक्त ने तो मना नहीं किया ना? नहीं, सूचना है, सूचना आयुक्त ने तो आपको मना नहीं किया, बाबू ने बोला होगा, क्लर्क कोई जो भी है आवक जावक में बैठते हैं, तो वो क्या जाने आरटीआई के बारे में, मतलब अपने भाई लोग थे। अच्छा, हाँ, तो नहीं ऐसा भाई लोगों को भी बताइए, ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ मिश्रा जी। हाँ, वो तो चाहेगा ही, लोक सूचना अधिकारी, वहाँ का कर्मचारी और बाबू सभी लोग ये चाहेंगे कि आप शिकायत ना करें, वो तो आपको अपना नियम बताएंगे ही। और उसमें जब आपने निरीक्षण के लिए लगाया है, तो उसमें आपको पाइप का सैंपल भी ले लेना चाहिए। वो मैं बताऊं, मैंने सैंपल मांगे थे, तो सैंपल के लिए मेरे को 10 लाख रुपए का उन्होंने वो भेजा था, तो 10 लाख रुपए आप जमा कराएं तो आपको हम सैंपल देंगे। तो मैंने कहा जी मैंने उसमें लेटर में लिखा मेरे को पाइपलाइन नहीं डलवानी है कहीं पे, मैंने एक पर्टिकुलर एक चिन्हित पॉइंट बताए हैं, वहां से मेरे को सैंपल चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि बोले नहीं साहब, ये इसने बाकायदा लिखित में दिया मुझे कि नहीं साहब ये इतना खर्चा आ चुका है, अगर ये जमा कराएंगे तो ठीक है। तो हालांकि वो प्रथम अपील में जा चुके थे, तो खर्चा तो मांग ही नहीं सकते थे, वो मैंने उनको जवाब दे दिया। उनको तो आप जवाब दीजिए। और पाइप की कीमत क्या है? जैसे आपने सपोज करिए कि उनकी 2 इंच का कोई टुकड़ा मांग लिया पाइप का, ठीक, जो वो पाइप डाल रहे हैं वो पाइप गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, आप इसकी जांच यदि कराना चाहते हैं तो आप उस पाइप का टुकड़ा सैंपल के लिए कि आप किस कंपनी की पाइप डाल रहे हो, तो वो जिस कंपनी की आप डाल रहे हो वो कंपनी का पाइप है कि नहीं। पता चला आप जो पैसा ले रहे हो वो किसी दूसरी कंपनी का है, और आप जो रद्दी पाइप डाल रहे हो कि जो गर्मी पड़ने पर पिघल जाए, फट जाए, टूट जाए, तो उस पाइप की उतनी कीमत आपको देनी होगी, ना कि 10 लाख रुपए देना होगा। नहीं, वो रही बात, ये तो मैंने आपके संज्ञान में इसलिए लेके आया कि ये लोग इस तरीके से मतलब गलत वो तो देखिए आए दिन की बात है। ये लोग चाहेंगे, इतना डरा देंगे, कोई सामान्य व्यक्ति है, हर आदमी प्रथम अपील द्वितीय अपील तक नहीं जाता है। बहुत सारे लोग तो वहां तक जानकारी लगाए, उनको समझा देते हैं पीआईओ कि आपका आवेदन गलत है, आपने ऐसा किया है, इसमें आप वापस ले लो, नहीं आप फंस जाओगे। कई बार तो ऐसे आते हैं, हड़काते हैं, तो अपना हथकंडा अपनाएंगे ही। भाई उन्होंने 10 लाख इसलिए कह दिया कि शायद आप डर जाओ कि 10 लाख रुपए हम कहाँ से पाएंगे, तो हम इसका सिंपल नहीं ले सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो उसकी कीमत के आधार पे होगा। जैसे रोड की गिट्टी बालू लेना है, वो ठीक है, रोड 10 लाख की बनी है, पूरी रोड थोड़ी उखाड़ के आप ले जा रहे हैं कि आप सिंपल के लिए ले जा रहे हैं तो पूरी रोड उखाड़ के ले जा रहे हैं। आपने तो एक टुकड़ा मांगा है रोड का, एक कहीं पे 4 इंची होल करके थोड़ा सा वो उसका मटेरियल दे दे, रॉ मटेरियल जो उसकी। हमें लगता है देवेंद्र सक्सेना जी ने वो मांग लिया था पूरा पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रोजेक्ट। जी सब मांगा हुआ है मेरे पास में है, मैं आपको अगर आप आवेदन कहेंगे सारे दस्तावेज मैंने सब मांगा था इनसे, लेकिन इन्होंने मेरे को नहीं कराया था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था इनका। ये अजमेर के अंदर हमारे स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैंने तो एक पर्टिकुलर एरिया ही मांगा था, मात्र 100 मीटर की एरिया के अंदर इनसे वो मांगा था कि भाई आप मेरे को खाली यहाँ का निरीक्षण करा दो।
तो जब इनके 100 मीटर के एरिया के अंदर इनकी ये हालत हुई है, तो पूरे अजमेर में जो करोड़ों रुपया इन्होंने लगाया था, ये पूरा भ्रष्टाचार में गया हमारा। नहीं, आप पूरे का मांगिए, पूरे का निरीक्षण का मांगिए, और ये खोद खोद के दिखाएंगे आपको कि कितना फीट नीचे गाड़े हैं और नियम में क्या है। ऐसा नहीं है, ये आपको उनको दिखाना पड़ेगा। और उसको गड्ढा खोदने का क्या चार्ज है, जैसे आपको ये दिखाते हैं कि भाई इतने फीट नीचे है, उसका चार्ज वो ले लें। आप अपनी शिकायत में लिखिए भाई एक लेबर हम खुद लेके जाएंगे, वो उनके सामने रहें, स्थल पंचनामा बने, हम खुद अपने लेबर से खुदवा लेते हैं, या कि वो बताएं कि कितना कास्ट है लेबर का, 1 फीट नीचे खोदने का वो कितना पैसा लेगा। पूरी पाइपलाइन थोड़ी पलटवा रहे हैं आप, तो इसकी तो शिकायत करिए आप। इसमें केवल मिश्रा जी अपन संतुष्टि के तौर पे इन्होंने पता क्या करा मेरे साथ में, ये करा कि उस अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जिसके लिए जिस ऑफिस में मैंने लगाई थी। बस नहीं, वो तरीका पुराना हथकंडा है। अपने द्वितीय अपील में चल रही है, अभी ये चल रही है। अब आयुक्त महोदय के ऊपर होगा कि मेरे को आगे निरीक्षण के लिए ऑर्डर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। देखिए ये तो विभाग जो है तो लोगों को सांत्वना देने के लिए है। अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ सीधी में इतनी बड़ी घटना हुई, तो मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक, अभी तक किसी नेताओं को ये नहीं दिखा कि वहाँ 6-6 दिन से जाम लगा है, रोड पूरी तरह से खत्म है, तब तक किसी को नहीं दिखा। अब जब ये घटना घट गई तब छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। तो ये ट्रांसफर कर देना, वहां से इंक्रीमेंट रोक देना, ये कोई तरीका नहीं हुआ। वो जो तो मिश्रा जी आप ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों की रोडें किस तरह से दुर्दशा थी, इतना सब मीडियाबाजी हुई है ना, लोकल स्तर पे, नेशनल स्तर पे भी हुआ, बार बार ट्विटर में इनको टैग किया गया, फेसबुक में इनको टैग किया गया, और पूरी बरसात आपने देखा कि लोगों ने रोपा तक लगाया उन रोडों में। हाँ, रोपा लगाया। कोई महिला डिलीवरी के लिए जाती है, हाँ कोई महिला डिलीवरी के लिए जाती है, उसका बच्चा वहीं पे डिलीवर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि कोई हालत खराब है। इस तरह से कितने ऐसे मामले आए, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, ये सब घड़ियाली आंसू है। मानव मूल्य का कोई वैल्यू नहीं है, नेताओं के लिए मानव मूल्य का कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान की व्यवस्था मिश्रा जी भगवान भरोसे हमेशा चली है, उसी के भरोसे चलेगी। मैं तो लोगों से बस एक अपील करता हूँ कि भैया अपनी जिंदगी की खुद रखवाली करो यहाँ पर, और भगवान पे ही छोड़ दो। बाकी ये शासन प्रशासन से तुम इच्छा करते हो कि कुछ होगा, तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा भ्रम है। भाई आम आदमी अपनी जीवन की रखवाली कैसे करे? विश्वास नहीं है। नहीं मतलब ठीक है, हम एक कहते हैं कि नहीं, इनको चढ़े, इनको मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो चाहे सरकारें हो, इनके चढ़े इनको बिल्कुल। लेकिन ये जनता कभी इतनी जागरूक क्या हो पाएगी, सवाल ये है। अभी इतनी बड़ी घटना हुई, ठीक है, इतनी बड़ी घटना हुई तो चाहिए ना कि पूरा रीवा संभाग या सीधी जो भी है मतलब एक तरह से इकट्ठा होकर के मतलब जैसे किसान आंदोलन चल रहा है ऐसे आंदोलन का रूप दे दो। पर कोई करेगा क्या? वो तो बस हो गया, गए अपना फुर्सत हो गए। तो ये तो कभी यहाँ की जनता करने वाली नहीं है। तो जब नहीं करेगी तो क्या होगा? आपको तो भैया अपनी रखवाली खुद करो। ड्राइवर को देखो कैसा वो दारू पी के चला रहा है, कैसे कर रहा है, अपने लड़के बच्चों को बचाओ, मत चलो उस रोड पे, दूसरी व्यवस्था करो। जब कुछ नहीं कर सकते तो अपनी जान बचा करके बैठो। अब आज ये हो गया है, इसको कौन क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आते हैं। विपक्ष ने बात उठाई, मीडिया ने बात उठाई, तो इनको अपना मुंह छुपाने के लिए मुख्यमंत्री वहां पे आए। सिर्फ इनको अपना ये दिखाना है अपना कि मतलब वो जनता के साथ हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस इसके साथ और क्या होगा? हाँ, इसके पहले उनको कुछ नहीं दिखा, इसके पहले कुछ नहीं दिखा, नहीं हो पाएगा। मिश्रा जी ये बात सही है कि हम लोग देवेंद्र जी, मेरा एक निवेदन था आपसे जी कि जो ग्रामीण जो ये पाइपलाइन डल रही है, ये दोनों रोड के तरफ डलती क्या, एक बैकअप लाइन और एक पानी के लिए लाइन, ये क्या दोनों जो मैंने नक्शा देखा हमारे ग्राम में, ये दोनों एक ही लाइन में डाल रहे हैं, दोनों दो लाइन एक ही में डाल रहे हैं, बैकअप वाली और वो भी, कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डलती क्या रोड के ग्रामीण क्षेत्र में? मैं ऐसा जानना चाह रहा था क्योंकि नक्शे में वो दोनों तरफ है। यदि नक्शे में होगी तो जरूर प्रावधान होगा। बाकी सक्सेना जी बताएंगे, हमने तो उसकी जानकारी नहीं निकलवाई है, यदि नक्शा में जो दिया होगा। सक्सेना जी सही नहीं, दोनों तरफ सक्सेना जी
दोनों तरफ नहीं डलती है लाइन हमेशा जो आपकी मेन लाइन जाएगी ना, मेन एक होती है इसके अंदर, एक तो होगी मेन लाइन जो आ रही है अपना यहाँ पे, ठीक है ना, एक जाएगी आपकी ब्रांच लाइन, वो अलग जाएगी, उसको क्रॉस किया जा सकता है। मेन लाइन को क्रॉस जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कोई ऐसी जगह नहीं आ गई कि वहां पे आगे ले जाने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं हो, ना कोई जगह नहीं हो। बाकी दोनों तरफ सेम लाइन नहीं डलती, कभी नहीं डलेगी। ठीक है जी। लगाने हैं हाँ, और बाकी लोग जो है तो हाँ, अपने क्वेश्चन जी। रखें। कृष्णनारायण दुबे सर बोल रहा हूँ, मिश्रा जी से मेरा अरे, एक सवाल है हाँ, दुबे जी, मनरेगा एक्ट प्रणाम के बारे में। प्रणाम द्विवेदी। मनरेगा जी, एक्ट में एक व्यवस्था है कि किसी भी श्रमिक द्वारा काम मांगा जा सकता है। मोटे तौर पर श्रमिक अधिकांश अनपढ़ ही होते हैं। अगर कभी कभार उन्होंने 2-4 लाइन का आवेदन लिखकर पंचायत सेक्रेटरी को आवेदन दे भी दिया और उनने उस पे सील साइन कर दिया कि आपका आवेदन मेरे को मिल गया, लेकिन उस आवेदन का वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, यानी उसे अपने कहीं रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करते, और न ही आवेदन के बाद जो एक्ट के अकॉर्डिंग फर्दर कार्रवाई है, बेरोजगारी भत्ता या काम देना, ना उस पर करते। क्या इतने समय से एक्ट ये लागू है तो क्या इसका कोई ऑटो मोड शुरू हुआ है? जैसे कि इंडियन में हम लोग गैस बुक कराते हैं तो बुकिंग करते ही हमको एक नंबर मिल जाता है और फिर उसकी डिलीवरी याद हो जाती है। जी तो जी इस जी। तरह से क्या काम मांगने वाले इस अधिकार का यूटिलाइजेशन नए जमाने के मुताबिक नई प्रवृत्ति में संभव है कि नहीं? बिल्कुल संभव है। शिवानंद जी, क्या इसमें कोई रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज आता है क्या? आपने तो इसमें जो कंप्लेन करवाया था। मिश्रा जी, मनरेगा के अधिनियम बहुत ही लेबर एक्ट के अंतर्गत सब आते हैं और ये बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। लोकपाल मनरेगा एक ऐसी संस्था है जिसके पास वो पावर है कि उसकी कलम चल जाती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी काटने के लिए उसको मतलब बहुत ही, जब उसके एंटी कुछ ऐसा आप एविडेंस प्रस्तुत करें तभी उसको आप काट सकते हैं। सिंपल से एक लोकपाल मनरेगा जो द्विवेदी जी का कहना ये है कि क्या अभी कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जी हाँ हाँ कि वैकल्पिक कि व्यवस्था मतलब की रजिस्ट्रेशन के करें, बाद कोई कोई नंबर आ जाए। मैसेज आए। हाँ, ऐसी व्यवस्था तो अभी तक हमें अभी तक तो ऐसी व्यवस्था किरण नारायण जी हमें नहीं मिली है, नहीं देखने को मिली है। लेकिन आप कहो बहेलिया का, जो राजेंद्र बहेलिया का उदाहरण है आपके सरई पंचायत में, तो उनको हमने बताया था कि आप हलफनामा वगैरह में बना लीजिए, उन्होंने ये किया हुआ है, तो उसको लोकपाल मनरेगा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि उन्होंने जॉब मांगा था और उनको जॉब नहीं दिया गया है, मुझे लगता है कि उस दिनांक से लेकर के आज तक जितने साल का है, तो उनको 100 दिन अधिक, मतलब 100 दिन के हिसाब से उनको उसका सरकार पेमेंट करेगी, मतलब उनको हर्जाना उनको भरेगी, और साथ में उस हर्जाने के साथ में उसकी वो ब्याज सहित देगी। और साथ में जिस व्यक्ति ने, मतलब सरपंच हो या सचिव हो, जिसने आवेदन लिया था और आवेदन लेने के बाद उस व्यक्ति को जॉब उपलब्ध नहीं करवाया है, उसके विरुद्ध कार्यवाही भी होगी, उसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो जाएगी। उसको थोड़ा-सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उनको बताइए, इसमें ऐसा यदि उसके पास पावती है, और निश्चित तौर पे उसके पास पावती है, तो वो बहुत बड़ा सबूत है। पावती, क्योंकि आप लेबर आवेदन देने के बाद यदि आपने उसको जॉब उपलब्ध नहीं करवाया है मनरेगा में, तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। बस उनको बोलिए वो मुस्तैद रहें और एक बार पुनः बात करें, और उनको हम लोकपाल मनरेगा के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। उनका बयान वहाँ पे होगा और साथ में कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत के पास भी ये बात रखी जाएगी, और इतने में ही उनके ऊपर भारी कार्यवाही हो जाएगी जो सरपंच सचिव है। द्विवेदी जी बताएं, उसमें रिसीव है उनके पास? जी सर, सेक्रेटरी के स्याही से दस्तखत है और सील भी है। हाँ, तो आप इसकी शिकायत करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा भी प्रावधान नहीं कि जिसमें मैसेज आए। आप सही बोल रहे हैं, और इसकी मांग की जाए। ये मिश्रा जी, मैं उनका नंबर आपको दूंगा, शायद मेरे पास था। आप थोड़ा सा संपर्क करके जो भी लीगल एडवाइस है थोड़ा सा आप उनको दे देंगे। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसको लेबर कोर्ट में भी लगाया जा सकता है, और लगाया ही जाएगा। और इनको हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, वो एक अलग ही प्रकरण होगा ये।
जी नंबर आप दे ले लीजिएगा और संपर्क करिए, है ना। इसमें हम कंप्लेन करवा देते हैं, इसमें कार्यवाही जरूर होगी। जी, इसमें ऐसा है श्रीमान जी, जैसे हम आवेदन देते काम के लिए, तो उसमें क्या है, जब 15 दिन तक काम नहीं मिलता फिर हमको आवेदन देना पड़ता बेरोजगारी भत्ते के लिए, कि हमको जो 15 दिन तक कार्य नहीं दिया गया है तो हमको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं होते हुए अपने जो लोग हैं उन लोगों को पोर्टल पे चढ़ा देते हैं वो कि ये कार्य करने वाले हैं, और जबकि पता चला वो व्यक्ति कहीं कोर्ट में पेशी कर रहा है, या कोई पंचायत में बैठा है, बैंक में ले रहा। हाँ, तो ऐसा बहुत से भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा अगर कोई मानव को उपयोग करके अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो ग्राम पंचायत मनरेगा के ऊपर हो रहा है। ये तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये हम अब आप सबकी जागरूकता के बाद ही बाहर ये चीजें निकल पाएंगी। जैसे कि द्विवेदी जी ने आपत्ति की है, उन्होंने कहा कि उस किसी व्यक्ति से आवेदन लिया गया, उसको काम नहीं दिया गया। ऐसे लोग जब आगे आए वो शिकायत करें। जैसे आपने कहा कि वो बेरोजगारी भत्ता की मांग करें। क्या है कि ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको नियम की ज्यादा जानकारी नहीं है। उनको काम चाहिए, वो तो सीधे जाते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं कि हमको भैया काम चाहिए, हमारे पास कोई काम नहीं है, मनरेगा में हमको काम दे दीजिए। यदि वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कभी नहीं मिलेगा, 15 दिन बाद, तो बेचारे चले आते हैं। इतने सीधे साधे होते हैं, कोई नहीं बोलते कि नहीं अभी दो। वो तो कोई व्यक्ति उनको बोल के आवेदन लेके हमको लिख के दे दो, तब उन्होंने आवेदन दिया होगा। नहीं तो लोग गांव में आवेदन लेके नहीं जाते, वो तो ऐसे मजदूरी मांगने जाते हैं जैसे गांव में पूछते हैं कि आपके पास क्या काम है, आप घर बनवा रहे तो हमको लगा दो। और जब उनको मजदूरी मिल जाती तो ऐसा मानते हैं कि सरपंच साहब ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है, सेक्रेटरी साहब ने, कि हमको महीने भर का काम दे दिया है। जो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आवेदन दिया है ना, बिल्कुल, और को काम नहीं मिल रहा है, वो लोग आगे आए, हमारे पास संपर्क कर सकते हैं, शिवानंद जी के पास संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों के नंबर हैं ग्रुप में, और आके किसी भी समय अपना आवेदन बनवाएं, अपनी शिकायत बनवाएं। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उन लोगों के लिए हैं। एक सैंपलिंग आवेदन जो है वो जनरेट करके वो कुछ लोगों को दिया है, जो जिससे जागरूकता है कि आप ये आवेदन दीजिए और इसके प्राप्ति लीजिए, जिससे कि आपको काम मिले, और काम ना देने पर आपको बेरोजगारी भत्ता मिले। कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया गया है हमारे द्वारा श्रीमान। नहीं, बहुत अच्छा किए आप। हम लोगों ने भी हमारे एक हाँ मित्रा जी, एक मैसेज भी इन्होंने किया हुआ है। प्रीतम बिहार से हैं। मैं बिहार से हूँ, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, क्या राजस्थान और बिहार के नियम कानून अलग अलग हैं? इस तरह से इनका प्रश्न है। हाँ बोलिए प्रीतम जी, क्या आपका प्रश्न है? सर मेरा यही प्रश्न है जो मैं लिखी हूँ। मतलब किस मामले में? हाँ मतलब आरटीआई कानून की आप बात कर रही हैं कि क्या नियम अलग अलग हैं, कैसे, कौन से कानून? सर आरटीआई कानून हो या फिर और भी कोई कानून हो, सभी कानून की बात कर रहे हैं। क्या करती हैं आप? हाँ मतलब स्टेट पढ़ती हैं आप, पढ़ाई कर रही हैं, क्या कर रही हैं? जी सर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बताएं, पढ़ाई किस क्लास में पढ़ती हैं आप? आपकी आवाज शायद सही नहीं आ रही है।